बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी कंपस के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और आपको पता है कि एनसीईआरटी क्लास 7th की साइंस की सीरीज को हम बढ़ा रहे हैं आगे। और आज बेटा हम जिस पड़ाव पर पहुंच गए हैं वो है लाइफ प्रोसेस। और ये लाइफ प्रोसेस कहाँ पर? एनिमल्स में। देखो, हम सभी एक जीवित संरचना है, हम सब एक लाइफ बॉडी, पेड़ पौधों से लेकर मानव तक सब में जान है। आपको पता है सब लिविंग बॉडी स्ट्रक्चर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम लिविंग बॉडी स्ट्रक्चर हैं तो हम में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो नॉन लिविंग से अलग करेंगे हमें, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम लाइफ को बता पाते हैं। तो ये समझ में आ गया कि लाइफ को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे नॉन लिविंग चीजों से, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। कुछ अलग चीजें होंगी, जैसे हम सांस लेते हैं, हमें डाइजेशन होता है, हमें ग्रोथ होती है, हमें फीलिंग्स आती हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। ये नॉन लिविंग चीजों में नहीं होता। किसी कुर्सी में कोई फीलिंग नहीं होती कि कुर्सी टूट जाए, आप उस पर बैठे हो, कुर्सी उठ के गए, अरे बहुत गलती हो गई, मैं टूट गई, इस तरीके की बातें तो नहीं होती ना। कुर्सी, मेज, ये सारी चीजें। हाँ, एक चीज है, डेप्रिसिएशन वैल्यू होता है, वो एक मैथमेटिकल फंडामेंटल है, वो अलग है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा हो जो साइंस में ही महारत हासिल कर रखता हो, वो कहे कि सर डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है नॉन लिविंग थिंग्स, बिल्कुल होती है बेटा, हर मशीन की अपनी होती है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी लिविंग वाली। अब लाइफ प्रोसेस को समझना है तो हमें इन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, देखो आइस स्तूपास का कॉन्सेप्ट अभी आया था, मैंने आपको यही बताया, तो एनसीईआरटी क्लास 7 की साइंस की बुक से। स्पीड मोशन का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी क्लास 7 की साइंस की बुक से। इसकी कभी भी ये मत मान लेना कि ये बुक्स बेसिक लेवल पर आपके काम नहीं आने वाली, या ये बुक्स हायर लेवल पर एग्जामिनेशन में आपके काम नहीं आने वाली। बेटा हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब जरा हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पर, और लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या होता है। सर क्या क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सारी चीजें। एक बात ध्यान रखना, जब मैंने कहा न्यूट्रिशन, तो हम इसी से अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। यहां पर हम डाइजेशन के बारे में समझें। जब हम खाना खा लेते हैं तो ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा हमें रेस्पिरेशन से मिलती है। किस चीज से मिलती है बेटा? रेस्पिरेशन से। ऊर्जा मिल गई, लेकिन उस ऊर्जा को शरीर के समस्त भागों तक पहुंचाना भी, तो वो हम कैसे करते हैं? That particular thing happened by transportation system। ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, उसकी मदद से ये कार्य होता है। तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है, पूरे शरीर में पहुंच जाता है, और फिर हमें ऊर्जा मिल जाती है। तो ये सारी चीजें बैलेंस्ड फॉर्म में शरीर में कार्य करेंगी। आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम चलते हैं कि इंट्रोडक्शन लेते हैं लाइफ प्रोसेसेस का। तो प्रोसेस एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स, मैंने आपको बता दिया कि लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए जितने प्रोसेस हमारे शरीर में चलेंगे बेटा, वो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस की कैटेगरी में आएंगे। उनको हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं। आगे देखो, न्यूट्रिशन होगा, यानी ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। खाना खाएंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, डाइजेस्ट होगा, एनर्जी मिलेगी। कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू यूजेबल एनर्जी, तो इसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। यानी जो न्यूट्रिशन हमें मिला, उस एनर्जी को यूजेबल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गए हैं उनको शरीर के बाहर निकाल, एक्सक्रीशन प्रोसेस। प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी, दैट इज सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन से ये सारा न्यूट्रिशन बॉडी के अलग अलग भागों में पहुंचता है। तो ये बेसिक आप देख रहे हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, these all are the fundamental of life processes. Now we are moving to the next thing, that is nutrition in humans. And the most important thing in humans is alimentary canal. कैसा? थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में। तो सबसे जरूरी है बेटा आहार नाल, है ना। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे देखते हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहली चीज तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए दोनों चीजों को साथ में मतलब कंसाइड करना। हम एक काम करेंगे आगे,
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अलग भी करेंगे चीज़ें, ठीक है, हिंदी इंग्लिश के लिए आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। अभी अगर आप कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्री कैनाल। ये आप देख रहे हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का फिगर है, ऊपर से लेकर नीचे तक एलिमेंट्री कैनाल ही चली आ रही है। आहार नाल, ये आहार नाल ही डिफरेंट पार्ट्स में बदल जाती है। कभी इसोफेगस बन जाएगी, कभी स्टमक का रूप ले लेगी, कभी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कुल मिला के इस एलिमेंट्री कैनाल से ही फूड गुजरेगा, ट्रेवल करेगा। अब जरा देखो प्रोसेस क्या, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स फॉर बॉडी यूज। अगर मैं आपसे पूछूं कि शुगर, बेटा शुगर डाइजेस्ट होती है कि एब्जॉर्ब होती है, तो आपका उत्तर आना चाहिए सर शुगर डाइजेस्ट होती है। बिल्कुल ठीक उत्तर हो गया, बिकॉज शुगर इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ध्यान से देखना C12H22O11 ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसका सिंपलर फॉर्म क्या है C6H12O6। अब ये ग्लूकोज जो बन गया ये बेटा डाइजेस्ट नहीं होता, ग्लूकोज कभी डाइजेस्ट नहीं होता। शब्द बहुत सही से चयनित करिएगा। ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है क्योंकि ग्लूकोज एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं और डाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन है कि हम जब मैक्रो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ दें तो दैट इज डाइजेशन। समझ गए? यानी ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स so that body can use it. अब पाथवे, a long tube called the alimentary canal starts from the mouth, ends on anus. Components क्या क्या होते हैं? माउथ से स्टार्ट होगी, एनस पर ये एलिमेंट्री कैनाल खत्म होगी और माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस ये सारे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज। ये अभी पहली बार एनसीईआरटी चल रही है, दूसरी तीसरी बार भी आएगी। तो लिवर और पेनक्रियाज क्या हो गई? ग्लैंड्स हो गई। माउथ से शुरू होगी, एनस तक जाएगी एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में बेटा ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे। डाइजेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड आइटम को सिंपलर फूड आइटम्स में तोड़ देना। ठीक, अब जरा हम माउथ में आ जाते हैं। इसमें कैसे डाइजेशन होता है? ये आप देख रहे हैं, जीभ है, ये दांत हैं, ये सैलिवरी ग्लैंड है, ये भी सैलिवरी ग्लैंड है, पैराटाइड सैलिवरी ग्लैंड है। ठीक, सैलिवरी ग्लैंड से, और यही सैलिवरी ग्लैंड क्या करेंगी? सैलिवरी एंजाइम सेक्रेट करेंगी। फूड एंटर्स द माउथ, खाना कहाँ पहुंचा? मुंह में पहुंचा, आपने चबाना शुरू किया। यहाँ होता है केमिकल डाइजेशन। सबसे पहले आती है सलाइवा, ये एक डाइजेस्टिव जूस कंटेन करती है और खाने को पचाना शुरू करती है। आप रोटी खाओ, अब एक काम करो, आज घर में रोटी खाओ, कैसा डेली खाओ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए। कुछ मत सब्जी कुछ मत लगाइएगा, रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा, उसको ट्रेन करना शुरू, चबाना शुरू करिएगा कंटिन्यूअस। थोड़ी देर बाद तो आपको मीठा लगने लगेगा, शुगर का टेस्ट आएगा मुंह में। जब शुगर का टेस्ट आने लगे ना तो समझ लेना डाइजेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि रोटी में जो स्टार्च था वो अब शुगर में कन्वर्ट होने लगा है, यानी कार्बोहाइड्रेट अब सिंपलर फॉर्म में आने लगा है। और यही रीजन है कि चपाती जो होती है वो मीठी लगने लगती है चबाने के बाद, क्योंकि सलाइवा क्या कर रही है? डाइजेस्ट कर रही है। शुगर के मॉलिक्यूल अब धीरे धीरे टूट रहे हैं अपने सिंपलर फॉर्म में। ये मॉइस्चर देती है फूड को ताकि आप उसको इजीली निगल पाओ, है ना, swallow कर पाओ। Tongue helps mix food with saliva and push it into the food pipe. जीभ क्या करती है? खाने को चबाने में सैलिवरी एंजाइम वहां तक पहुंचाती है और खाने को निगलने में आपकी सहायता करती है। तो इस तरीके से मुंह में पाचन शुरू होता है। अब हम आते हैं स्टमक। स्टमक में फूड पाइप ईसोफेगस होता है। ये लंबी ट्यूब जो आप देखते हो ईसोफेगस होता है और इसमें एक मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमानुकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन। अब होता क्या है, आपने सांप को देखा केंचुए को चलते हुए, पहले शरीर ऐसे 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 करके कुछ इसी प्रकार की गति आप देखोगे। कभी ये पजामा देखो, पजामे में नारा डालते ना जब, तो आगे एक सेफ्टी पिन लगा देते हैं और फिर उस नारे को एंटर करते हैं और धीरे 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 क्या करते हैं,
पहले सिलवटें लाते हैं, फिर सिलवटों को सीधा करते हैं तो नारा अंदर चला जाता है। ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल डेली लाइफ एग्जांपल से समझिए। वही सेम काम यहाँ होता है। तो धीरे धीरे इसमें गति होती है, फिर ये सीधी होती है, खाना नीचे की तरफ जाता है। इसलिए जो लोग बहुत जल्दी खाना खाते हैं, अच्छा फिर पानी पीते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ था एकदम से नीचे चला। इसलिए खाने को अच्छे से चबा कर खाना चाहिए, यही कहा जाता है। क्योंकि गति धीमी होती है क्रमानुक्रम की, स्टैटिक मूवमेंट होता है। तो ईसोफेगस एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब है जो जनरली कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से फूड आगे की तरफ पुश होता है ना, और वेव लाइक मोशन इसमें होता है और पुश करती है फूड को आगे की तरफ और स्टमक में पहुंचा देती है। यहाँ स्टमक देख रहे हैं, ये पाइलोरिस का भाग है, बॉडी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा की ग्रेटर कर्वेचर है ना। तो ये पूरा इसमें नीचे डोडेनम की संरचना आएगी और इसमें पूरे में क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है, क्योंकि यहाँ एसिड होता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो एपिथेलियल टिश्यू का भाग है वो इसको सुरक्षित रखती है ताकि इसको नुकसान न। एसिड जलाएगा ना, फिर तो सोचने वाली बात है कि पेट में एसिड निकलने के बाद भी स्टमक की जो लेयर है उसको नुकसान क्यों नहीं होता। तो उसका उत्तर है बेटा म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या उत्तर है? म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ इसको नुकसान नहीं होता। अब आगे चलो, डाइजेस्टिव जूस ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा सिंपलर फॉर्म। डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा? स्टमक का डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा सिंपलर फॉर्म में। एसिड क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करेगा अगर कुछ पेट में गलती से हार्मफुल बैक्टीरिया पहुंच गया। म्यूकस ये स्टमक की लाइनिंग को एसिड के डैमेज से बचाएगा। रिजल्ट, फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेमी लिक्विड मास। तो यहाँ पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है फूड और सेमी लिक्विड मास में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आगे डुओडेनम जेजुनम की संरचना में आगे भेज दिया जाता है ना। अच्छा, ये कैसे डिस्कवर किया गया? तो एक परमानेंट वाउंड हुआ एक आदमी में, उसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, 1822 में। तो डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट उसका इलाज कर रहे थे, तब इस घटना को उन्होंने उस पेशेंट में देखा और ऐसे पता चला कि स्टमक जो है इस प्रकार से कार्य करता है। हिस्टोरिकल नोट पूछा जाएगा या नहीं इसके बारे में संशय है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि ये एक ऑब्जर्वेशन था जहां से हमें स्टमक की फंक्शनिंग के बारे में पता चला। अलग से इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं की गई है, एक ऑब्जर्वेशन था एक डॉक्टर। अब चलो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ, अगर इसका नाम देखो तो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये 6 मीटर लंबी होती है। तो नाम स्मॉल इंटेस्टाइन होने से कोई स्मॉल नहीं हो जाता, 6 मीटर की इसकी लेंथ। आप सोच कर देखिए, 6 मीटर की इंटेस्टाइन शरीर में लगी हुई है और मानव कहता है हमने बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन्स बना दी। आप नेचर का कमाल समझो, नेचर ने 6 मीटर की लिविंग संरचना को आपके पेट में इस तरीके से लगा रखा है कि 6 मीटर दिखता ही नहीं और हम सोच भी नहीं सकते ये 6 मीटर कहाँ लगा हुआ है। 6 मीटर थोड़ा नहीं होता है बच्चों। और इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन फिक्स की गई है कि वो 6 मीटर लंबी इंटेस्टाइन पेट में रहती है और डाइजेशन का काम करती है। यहाँ लिवर अपना काम दिखाता है जो बाइल सेक्रेट करता है। बेटा, लिवर डायरेक्टली डाइजेशन में पार्ट नहीं लेता, पॉइंट नोट कर लेना, लिवर डायरेक्टली डाइजेशन में पार्ट नहीं लेता, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन फैट का। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। फैट को क्या करता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। तो जिन लोगों का लिवर खराब हो जाता है उनमें फैट का डाइजेशन फिर ठीक से नहीं होता, क्योंकि लिवर खराब है, बाइल का सेक्रेशन अच्छे से नहीं होगा और उसके बाद क्या होगा? इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फैट डाइजेस्ट नहीं होगा और फैट डिपॉजिट होने लगेगा, ओबेसिटी बढ़ने लगेगी और इस ओबेसिटी से आखिर में कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाएगा। समझ गए? क्योंकि धमनियों में इकट्ठा होगा, डिपोजिशन होगा, तो रक्त निकलने की जगह कम बचेगी धमनियों में से, प्रेशर बढ़ेगा, अटैक भी आ सकता है। चलिए, पेनक्रियाटिक जूस, दिस इज आल्सो बेसिक। पेनक्रियाटिक जूस न्यूट्रलाइजेस
एसिड्स एंड ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस, ये जूस क्या करेगा? जो एसिडिक नेचर है भोजन का उसे बेसिसिटी में कन्वर्ट करेगा और फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के आगे के डाइजेशन को कंप्लीट करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइनल जो वॉल होती है वो डाइजेस्टिव जूस फर्दर ब्रेक डाउन फैट, प्रोटीन एंड पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स एंड इनटू सिंपलर फॉर्म। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में और भी ज्यादा एंजाइम सेक्रेट होंगे, यहाँ पर फाइनल डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके आगे फिर कोई डाइजेशन नहीं होता। तो सर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है बता। देखो इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, विलाय। इससे विलाय से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज हो जाता है? सरफेस एरिया किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, absorbed nutrients are carried by blood in the different forms of body for energy, growth, repair and proper body functioning. ठीक, इसके बाद celiac disease है, a condition where the body reacts to gluten, gluten से रिएक्ट करेगी। gluten जो आटा होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, उसमें एक सब्सटेंस होता है, damaging the small intestine lining and impairing nutrient absorption managed by avoiding gluten। तो ग्लूटेन क्या करता है? कुछ लोगों में ग्लूटेन इंटॉलरेंट लोग होते हैं, उनमें इंटेस्टाइन फिर एब्जॉर्प्शन की पावर कम हो जाती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन उतना जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती शरीर के लिए, तो ऊर्जा भी नहीं मिलेगी क्योंकि यहीं से एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कितनी बड़ी है? लगभग 1.5 मीटर की। कॉल्ड लार्ज बिकॉज इट इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये थोड़ी सी वाइडर होती है, चौड़ी होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। वाटर और कुछ सॉल्ट जो बचे होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड में उसको ले लेती है और फिर सेमी सॉलिड वेस्ट को स्टूल बना के आगे भेज देती है और रेक्टम में ये स्टूल स्टोर रहता है एक्सपेल्शन तक और फिर एक्सपेल्स वेस्ट स्टूल फ्रॉम द बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन और ये काम कौन करेगा? एनस। इसीलिए कहा जाता है कि फाइबरस फ्रूट खाइए, फाइबरस वेजिटेबल्स खाइए, जिससे ये जो फूड का पुश है बॉडी में, जो फूड पुश किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको हेल्प मिल सके, आपका डाइजेशन अच्छा रह सके। तो फाइबर रिच फूड्स, फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स एड प्रॉपर लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन बाय मेकिंग स्टूल इजियर टू पास। तो अगर आप फाइबरस फूड खाते हैं तो स्टूल इजी रूप में आपके शरीर से पास होगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स बैक्टीरिया दैट हेल्प इन डाइजेशन। तो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं। जब हम न्यूट्रिशन में अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक, इसका पैरासिटिक, सिम्बियोटिक। तो यहाँ सिम्बियोटिक रिलेशन होता है एक बैक्टीरिया का हमारे शरीर के साथ जो रहता है, और इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं? प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड से इस बैक्टीरिया को बढ़ाया जा सकता है। दही, छाछ, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया रहेगा और क्या करेगा? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कंट्रीब्यूटिंग अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्मेंटेड फूड्स आर बेनिफिशियल टू गट हेल्थ। गट हेल्थ में आपकी इंप्रूवमेंट करेगा। कह सर एंटीबायोटिक लेते हैं तो बैक्टीरिया का, जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं इसीलिए डाइजेशन खराब हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक टैबलेट को ये नहीं पता कि बैक्टीरिया शरीर के लिए लाभदायक है, वो इस बैक्टीरिया को भी मार देगा। इसीलिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड के जरिए हम इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को बनाए रखते हैं। दही एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, एक बात समझिए, एंशिएंट टेक्स्ट जैसे चरक संहिता है, मॉडर्न साइंस है, ये एम्फसाइज करती है माइंडफुल ईटिंग पे। हेल्दी ईटिंग हैबिट रखिए, ओवर ईटिंग को अवॉइड करिए, ठीक है, समझ रहे हैं? ओवर ईटिंग को अवॉइड करिए, उससे शरीर ठीक रहेगा। अब हम बात करते हैं अदर एनिमल्स में डाइजेशन की। देखो वेरिएशन सब में ऐसा नहीं होता, जैसे एनिमल शो वेरिएशंस इन एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम रुमिनेंट्स की बात करें, जैसे काऊ, बफेलो, गोट्स, आपने देखा होगा ये चबाते रहते हैं खाने लगातार, 8-9 घंटे चबाएंगे। कभी किसी गाय के सामने खड़े हो जाएगा, देखिए चबा ही नहीं है ना। क्यों चबा रही है भाई? क्योंकि ये पार्शियली चू करती है। अब देखो ये लोग सेलुलोज खाते हैं। सेलुलोज एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट का,
और ये बेटा मोस्ट अबेंडेंट है। क्या है? मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट अबेंडेंट, नेचर में इससे ज्यादा नहीं होता कुछ, पत्तियों में यही होता है। तो पत्तियां खाई, पार्शियली की, स्वेलो कर ली, स्टमक में चली गई, फिर पार्शियल डाइजेशन हो गया स्टमक में, फिर ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को फिर क्या करेंगे, दोबारा माउथ में आ जाता है और फिर उसको चबा चबा के ये डाइजेस्ट करते हैं। ठीक, अ काउ कैन स्पेंड अबाउट 8 आवर्स अ डे इन चूइंग। गाय लगभग 8 घंटे चारे को चबाती रहती है। थॉरली च्यूड फूड देन पासेस फॉर फर्दर डाइजेशन। फिर जब ये थॉरली च्यू कर लिया जाता है तभी ये आगे के डाइजेशन के लिए मूव करता है। बर्ड्स में देखो, अब बर्ड्स में तो दांत ही नहीं होते, ये कैसे चबाएंगे? सोचने वाली बात, आज तक नहीं सोचे तो अब सोचो कि जहां दांत ही नहीं है ये लोग कैसे चबाएंगे? खा तो लेते हैं बर्ड्स। तो यहाँ एक संरचना पाई जाती है गिजर्ड, जैसे मिक्सी रखी घर में, मिक्सी वैसी संरचना होती है इनके पेट में। तो ये खाते हैं, फूड वहां पहुंचता है, एकदम तोड़ मरोड़ दिया जाता है फूड को वहीं, उसी संरचना। उसके बाद आगे फिर मूव डाउन किया जाता है। फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द गिजर्ड वॉल आफ्टर एडेड बाय स्वैलोड स्मॉल स्पून ग्रिप। और जब गिजर्ड में फूड अच्छे से तोड़ दिया जाता है फिर फर्दर प्रोसेस है। ठीक, क्योंकि टीथ तो है नहीं, च्यूइंग तो होगी नहीं, इसलिए गिजर्ड संरचना यहाँ पर होगी। ध्यान रखिएगा बर्ड्स में। अब देखो रेस्पिरेशन, भाई खाना तो खा लिया, न्यूट्रिशन मिल गया, अब जरूरी है कि भाई ऊर्जा भी तो चाहिए, तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में मौजूद है। कह रहे सर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया नहीं, कोई बात नहीं, जब पढ़ाऊंगा तभी इसका जिक्र करूंगा, अभी साधारणता ले। ठीक, आप ऐसे ही समझो। The process by which nutrients are converted into usable energy that is known as nutrition। यहाँ होगा क्या? यहाँ शुगर यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एनर्जी को रिलीज करेगा जो बॉडी के द्वारा यूज कर सकते हैं। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, यानी C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 38 ATP। ये एक रिएक्शन है, ये चलती है बॉडी के अंदर और फिर CO2 लिबरेट कर दी जाती है और ये जो 38 ATP है ये यूज कर ली जाती है। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग सिर्फ गैसियस एक्सचेंज है, नथिंग एल्स। ब्रीदिंग क्या है? ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, दैट इज ब्रीदिंग। जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक कर रही है दैट इज रेस्पिरेशन। अंतर समझना, जब हमने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, दैट इज ब्रीदिंग, सिंपली ब्रीदिंग। जब ली हुई ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करेगी दैट इज रेस्पिरेशन, श्वसन। ठीक, अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है? कैन नॉट सर्वाइव लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग, एसेंशियल फॉर एनर्जी एंड ऑल बॉडी फंक्शंस। अगर हम लगातार ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा और एनर्जी ब्रेक डाउन नहीं होगा, शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। ठीक, अब एक चीज और समझ लीजिएगा, पूरी की पूरी ये जो सिस्टम है ब्रीदिंग मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है? नॉस्ट्रिल्स, ये नॉस्ट्रिल्स आप देख रहे हैं, यहाँ से एयर अंदर जाती है, फिर नेजल पैसेज पूरा एक बना हुआ है यहाँ, वहां तक पहुंचती है। फिर विंड पाइप है, विंड पाइप में कभी भी खाना चला जाता है तो आपको खांसी आने लगती है, तो विंड पाइप में गैस पहुंचती है। इसके बाद लंग्स आते हैं, है ना, यहाँ से दो ब्रांचेस अलग अलग हो जाती हैं। ठीक, एंटरिंग द लंग्स, ब्रांचेस फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस एंडिंग इन एल्वेओलाई, बलून लाइक सैक्स। ठीक है ना, इस तरीके से ये अंतिम रूप में टूटती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है ना, दोनों तरफ इस प्रकार की एल्वेओलाई संरचनाएं होंगी और ये क्या करेंगी? ठीक, केमिकल फंक्शनिंग के थ्रू ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेंगे ब्लड में। रिब केज होता है, रिब केज ये आप वक्षस्थल देख रहे हैं, ये सुरक्षित रखता है फेफड़ों को, तो बाहर फेफड़े हो, सोचिए दिल फेफड़े सब बाहर, इसी रिब केज में सब सुरक्षित है, बाहर की तरफ नहीं है, इसलिए जर्क लगता है कि उस रिब केज पे लगता है और अंदरूनी अंग सुरक्षित रखते हैं, ध्यान रखिएगा। और नीचे की तरफ डायफ्राम मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द डायफ्राम, डोम शेप्ड मसल बॉडी। एक्चुअली होता क्या है, आप अगर देखेंगे, देखो मैं बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो दिक्कत होगी। यहाँ पे इस प्रकार से ये तो फेफड़ों की संरचना होगी, इसके नीचे स्टमक वगैरह होता है,
ठीक है। तो ये जो डायफ्राम है ये मूव करता है, ठीक, सांस लेते हुए, तो अप एंड डाउन मूवमेंट इसमें होती है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलीज करता है, ठीक है ना। अब देखो, ribs move down and inwards, diaphragm moves upwards, reduces chest space, pushing out of the lungs। तो ये मूव करेगा और बार बार क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम चेंज होगा, सांस अंदर जाएगी और बाहर जाएगी, ठीक। अब देखो साइड क्या है, एल्वेलाई, मैंने पहले ही बता दिया, एल्वेलाई वो एक स्पेस है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, CO2 और O2 चेंज की जाती है। अब देखो नियरली 21% ऑक्सीजन हम लेते हैं, इसके साथ 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर में चली जाती है। हम 16 से 17% ऑक्सीजन वापस बाहर निकाल देते हैं। इसलिए अगर कोई बचपन में ये पढ़ लिया हो गलती से कि ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बेटे रॉन्ग सेंटेंस। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों ही इनहेल की जाएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही एक्सहेल की जाएंगी। हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं 4 से 5% ऑक्सीजन का, बाकी ऑक्सीजन शरीर के बाहर कर दी जाती है। अंतर क्या आता है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड कम ली थी और 4 से 5% हम कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाला, ली कम थी, एटमॉस्फेयर को वापस ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में हमारा भी योगदान है, समझ गए। ऑक्सीजन तो काफी वापस कर देते हैं 4 से 5% यूज करके, तो हर बार हम 4 से 5% ऑक्सीजन नेचर से इस्तेमाल कर लेते हैं और 4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर देते हैं, जबकि हमने 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में ली थी। तो हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। चलिए, इसीलिए पेड़ जरूरी। चल अब देखो एडेप्टेशन अलग अलग है। अगर हम लंग्स की बात करें तो बर्ड्स हो गए, एलिफेंट, फ्लोएंट, काउज, गूस, लिजर्ड्स, स्नेक्स, ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेंगे, है ना। गिल्स आर रिची, देखो मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स गलफड़े होते हैं, जैसे फिश। अगर हम सारे एम्फीबियंस में जाएं तो वहां भी अलग अलग रेस्पिरेशन। फ्रॉग्स में क्या है, ये डिफरेंट पार्ट्स यूज करते हैं, जैसे टेडपोल के समय ये गिल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन एट द गैस्ट्रुला स्टेज, जब बेबी बन रहा होता है और तो हमारे भी गिल्स होते हैं, गिल्स फेफड़ों में तब्दील हो जाते हैं। हमारे शरीर का पूरा संयंत्र पूरे जीवन चक्र को दिखाता है। टेडपोल के स्ट्रक्चर के हम भी पैदा होना शुरू होते हैं। अडल्ट फ्रॉग्स में लंग्स होते हैं, लैंड एंड मॉइस्ट स्किन फॉर गैस एक्सचेंजिंग वाटर, और जब ये पानी में चले जाते हैं तो स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज करते हैं। केचुए देखोगे वो अपनी स्किन का इस्तेमाल करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब देखो हमने ऊर्जा बना ली, अब इसको पूरे शरीर में फैलाना है। फिर आएगा हार्ट का अपना रोल, सर्कुलेशन सिस्टम। ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन और अदर सब्सटेंस को। कंपोनेंट क्या है, हार्ट होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स है हमारे शरीर में, जिनसे ये न्यूट्रिशन बिल्कुल एकदम शरीर के हर भाग तक पहुंच जाता है। तो हार्ट पंप करता है ब्लड को और ये क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, यही इसका काम है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका रेस्पिरेशन, ये तीनों सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम साथ में काम करते हैं, तब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। एंड दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। समझ में आई बात? बेसिक, कॉन्सेप्चुअल, क्रिस्प टॉपिक, लगातार सीरीज जारी रहेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से दबाना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें बता सकते हैं। जल्दी ही अगले वीडियो में